हमने टॉपिक लिया है द लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द रनिंग वाटर। तो एग्जैक्टली जो रिवर फ्लो करती है, तो रिवर फ्लो करते वक्त क्या करती है, अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए माउंटेन से अगर रिवर आ रही है और उसका स्पीड बहुत हाई है, तो ये वी शेप वैली बनाएगी। आगे जाके यही रिवर क्या करेगी, तो यू शेप वैली बनाएगी। यहाँ क्या है, माउंटेन एक दूसरे में इंटरलॉक है, तो ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में यहाँ इंटरलॉकिंग स्पर बनाएगी और आगे जाके ये स्पर बनेगा और ये रिवर बैंक है। और ये आगे जो रिवर का फ्लो है इसको हम चैनल कहेंगे और इसको क्या कहता है, तो इसको कहता है रिवर बेड। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए, तो ये जो अगर मान लीजिए फ्लो बहुत ज़्यादा है वाटर का, तो ये क्या बनाएगा, अगर फ्लो बहुत ज़्यादा है तो ये वर्टिकल वैली बनाएगा और वर्टिकल कटिंग करेगा। मान लीजिए जैसे उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा तो यू शेप टाइप बना देगा। और आगे जाके ये जो है वाइडनिंग है, तो ये वाइडनिंग क्या हो जाता है कि और बड़ा हो जाता है। तो ये है यू वी शेप वैली। ये है जॉर्ज। आई एम नॉट श्योर वेदर यू कैन सी दिस। Okay, I think now you can see this. तो this is the George. This is nothing but meander। जो मूव करती है रिवर, तो इसको meander ऐसे कहा जाता है। उसके बाद है ये रिवर टेरेस। ये जो पोर्शन है तो इसको हम कह सकते हैं फ्लड प्लेन टाइप लग रहा है। और ये उसके बाद ये कैनियन का फोटो है। उसके बाद ये मिएंडर का फोटो है। तो रिवर कैसे मिएंडर करती है, तो इसके बारे में ये फोटो है। ओके, तो इसके बाद ये जो कैनियन है, तो ये कैनियन कह सकते हैं। तो ये यहाँ ये जो दिख रहा है ये पॉट होल है। तो यानी कि ये यहाँ से क्या हो गया, मटेरियल ये हो गया, इरोड हो गया। तो ये जो फोटो है, तो ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली इंटरलॉकिंग वाली है, यानी कि इंटरलॉकिंग स्पर कह सकते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार का हम स्ट्रीम कह सकते हैं, या इसको हम जॉर्ज ऐसे कह सकते हैं। तो सोर्स से वी शेप वैली बनेगी, फिर उसके बाद इंटरलॉकिंग स्पर बनेगा, उसके बाद ये वैली साइड है, फिर ये इंटरलॉकिंग स्पर चैनल रिवर बैंक, फिर ये वैली साइड, फिर यह क्या होगा, आगे जाके लोड डिपॉजिट होगा। जो भी वो मटेरियल लाएगी तो इसको क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। तो ये आगे जाके रिवर बेड बनाएगी। तो ये मेंडरिंग है। ये ऑक्सबो लेक जो है, ये पोर्शन है ऑक्सबो लेक है। ये जो पोर्शन है ये ऑक्सबो लेक है। और ये जो स्पाइरल शेप है, ये जो स्पाइरल शेप दिख रहा है रिवर का, तो इसको मेंडरिंग ऑफ द रिवर ऐसे कहा जाता है। तो अगर आप ये रिवर के ये बाजू में ये देखेंगे, तो ये क्या है, ये मान लीजिए फ्लड डिपॉजिट है, कि जिसकी वजह से जो भी हर बार जो भी रिवर में फ्लड आता है, तो फ्लड आने के बाद जो भी डिपॉजिट, तो इसको क्या कहा जाता है, लेवीज ऐसा कहा जाता है। तो ये जो है, तो ये देखिए, यहाँ रिवर यहाँ है, बट एग्जैक्टली ये जो हिस्सा पीछे छूट गया है, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये भी यहाँ जो हिस्सा पीछे छूट गया है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। उसके बाद ये एल्यूविलियल फैन है। तो ये माउंटेन एरिया से जो भी डिपॉजिट आया है, तो यह यहाँ जमा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्यूविलियल फैन। तो ये जो है, तो ये क्या डेल्टा है रिवर का। तो रिवर क्या है कि जब भी डिपॉजिट इतना हो जाता है कि वो कैरी नहीं कर पाती है, तो यहाँ ये ग्रीन कलर के पैचेस दिख रहे हैं, ये पैचेस, तो ये क्या है, तो ये डिपॉजिट है कि जो रिवर ने लाया था और उधर आके डेल्टा बना दिया। तो ये क्या है, अलग अलग चैनल में जो रिवर का स्ट्रीम है वो डिवाइड हो गया है, तो इसको ब्रेडिंग ऐसे कहा जाता है, रिवर ब्रेडिंग। ये वाटरफॉल है, कैन यू सी दिस। उसके बाद ये भी कैनियन कह सकते हैं हम, कैनियन या जॉर्ज कह सकते हैं। ये भी हम कैनियन या जॉर्ज कह सकते हैं इसको। तो ये वाटरफॉल है। देखिए ये वाटरफॉल के नीचे क्या हो गया, यहाँ पानी जमा होकर यहाँ गड्ढा हो गया ना, तो इसको ये क्या कहते हैं, तो इसको प्लंज पूल ऐसे कहा जाता है। तो ये जो है, तो इसको हम पॉट होल कह सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये पहले किसी एक ज़माने में क्या रहेगा, तो ये पॉट होल जैसा हुआ रहेगा, तो प्लंज पूल। तो उसके बाद ये पॉट होल में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए, ये जो ऑरेंज ये दिख रहा है, तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये ब्राउन कलर का, तो ये एग्जैक्टली मिट्टी है जो रिवर ने एग्जैक्टली डिपॉजिट की है, तो इसको हम फ्लड प्लेन ऐसे कह सकते हैं। तो ये इंटरलॉकिंग स्पर एंड रैपिड है। तो ये इंटरलॉकिंग स्पर सी है, तो रैपिड तो यहाँ नहीं दिख रहे। तो ये अलग अलग क्या है, तो अलग अलग ये क्या है, तो ये फ्लड प्लेन है। तो ये पॉट होल है, यहाँ प्लंज होल है।
उसके बाद ये कैनियन है, ये भी एक कैनन है। देखिए कैनन में क्या हो गया ना कि यहाँ एग्जैक्टली रिवर ने क्या किया है, ये जो एरिया है तो ये एरिया को इरोड कर दिया है। वाटरफॉल है। उसके बाद ये ब्रेडिंग है, तो अलग अलग चैनल में डिवाइड हो गया है। और ये क्या जमा हो गया, तो ये डेल्टा जमा हो गया है। तो ये एलुविलियल फैन। उसके बाद ये ऑक्सबो लेक और मिएंडरिंग ऑफ द रिवर कह सकते हैं। उसके बाद ये भी मिएंडरिंग ऑफ लेक। ये जो पीछे छूटा हुआ हिस्सा ये क्या, ऑक्सबो लेक। ये क्या है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, लेवीज है। तो ये इंटरलॉकिंग स्पर है। और ये एग्जैक्टली रिवर फ्लो इन थ्रू माउंटेन। और ये क्या है, तो ये भी पॉट होल कह सकते हैं, कैनियन है। तो लैंडफॉर्म क्या है, तो अर्थ के सरफेस पे जो भी हम देखते हैं फीचर, तो उसको हम लैंडफॉर्म ऐसे कहते हैं। तो एवरी लैंडफॉर्म के पास उसका खुद का एक फिजिकल शेप होता है, उसका एक साइज होता है, और वो एक स्पेसिफिक मटेरियल से बना रहता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टन जियोग्राफिक प्रोसेसेस एंड एजेंट। तो अलग अलग एजेंट और अलग अलग प्रोसेसेस उस लैंडफॉर्म को अर्थ के ऊपर बनाते हैं। तो जो भी लैंडफॉर्म एक बार बना है तो क्या होता है कि उसका जो भी शेप है या साइज है या नेचर है वो क्या हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ, वो स्लोली या फास्ट क्या हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है या चेंज आ सकता है उसमें, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एक्शन ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हम कह सकते हैं कि हीट है, फिर रेन वाटर है, फिर वाटर है, एंड उसके बाद वाटर के बाद क्या है, एयर है। तो ये क्या है, तो ये चीज़ें चेंजेस ला सकती है लैंडफॉर्म में। तो रनिंग वाटर क्या है, तो रनिंग वाटर डिग्रेडेशन कर देता है लैंड सरफेस का। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैली। तो वैली क्या है, तो पहले स्मॉल स्मॉल रील में या स्मॉल चैनल में एग्जैक्टली फ्लो करते हैं, और ये रील आगे जाके बड़ी हो जाती है और वाइड हो जाती है, जिसको हम गलीज ऐसे कह सकते हैं। और जो गलीज है वो आगे जाके डीपन हो जाती है एंड वाइड हो जाती है, और ये क्या राइज कर देती है, उससे रेज हो जाता है वैली। चार्जेस क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ अ वैली। तो इसका जो स्लोप होता है तो बहुत स्टीप होता है, और ये दोनों साइड से स्ट्रेट साइड से होता है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एज इट इज़ टॉप एज वेल एज बॉटम इन द हार्ड रॉक्स। मान लीजिए ये आपका कोई तो रॉक है, ऐसा मान लीजिए ये रॉक है, और यहाँ भी कोई तो रॉक है, और इसमें से मान लीजिए रिवर ऐसे आगे आगे फ्लो कर रही है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो इसको ही हम जॉर्ज जैसे कहेंगे। कैनियन जो है तो एक वैली का टाइप ही है। तो ये स्टीप होता है और साइड में क्या होता है, और उसके साइड में स्लोप होता है। तो ये जितनी जॉर्ज डीप होती है उतना ही लगभग कैनियन भी डीप होता है। ये वाइड टॉप पे वाइड होता है और बॉटम पे क्या होता है, यानी कि हम ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर क्या पकड़ सकते हैं। तो लगभग इसमें से एग्जैक्टली रिवर फ्लो करेगी, तो ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे ही अगर हम कैनियन इसकी बात करें जॉर्ज की, तो जॉर्ज में कैसा रहेगा, ये आपका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। हाँ, जॉर्ज का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, और कैनियन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, थोड़ा सा टॉप में क्या रहेगा, थोड़ा टॉप में ज़्यादा रहता है और बॉटम में थोड़ा सा कम रहता है। It is wider at its top than its bottom canyon, and it is variant of George commonly form in horizontal bedded sediment। तो यहाँ क्या हो जाता है कि बहुत सारे सेडिमेंट नीचे जमा हो जाते हैं। अगर पॉट होल की बात करें तो पॉट होल जनरली कब बनते हैं, पॉट होल मान लीजिए ये रिवर है, तो रिवर बेड में मान लीजिए ये कोई तो बीच में गड्ढा बन गया, तो इसको हम कहते हैं पॉट होल। तो प्लंज पूल कैसे है, तो प्लंज पूल क्या होता है कि अगर ये गड्ढा बहुत बड़ा हो गया तो इसको हम प्लंज पूल कहेंगे। तो पॉट होल्स आर मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन रहते हैं, फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रीम इरोजन एडेड बाय द एब्रेजन। तो जब भी मान लीजिए रिवर फ्लो हो रहा है तो उसमें से क्या हो जाएगा, वो जो सरफेस है, जो बेड है, तो बेड के ऊपर का जो मटेरियल है वो अगर मान लीजिए इरोड हो गया एब्रेजन की वजह से, तो उसको ही क्या कहेंगे, तो पॉट होल कहेंगे। इसमें क्या जाते हैं, इसमें पेबल एंड बोल्डर फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये गड्ढा जो है तो और बड़ा होने लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रोटेशन, वाटर का फ्लो होता है, तो इसमें रोटेशन होता है, पेबल्स और जो भी उसमें कोई भी चीज़ फंसी है, तो इसकी वजह से ये तो इसका डायमीटर बड़ा हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली डिप्रेशंस ग्रो इन डायमेंशन, तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। प्लंज पूल्स क्या है, तो लार्ज पोर्ट होल को ही क्या कहते हैं, लार्ज पोर्ट होल को प्लंज पूल ऐसे कहा जाता है। ये डीप होते हैं, वाइड होते हैं, फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयर इम्पैक्ट ऑफ वाटर एंड रोटेशन ऑफ बोल्डर। तो यानी कि जो हमने यहाँ ऊपर देखा, यहाँ अगर ये इसका साइज अगर बड़ा हो गया तो ये क्या बनेगा, तो यही प्लंज पूल हो जाएगा। दिस पूल्स आल्सो हेल्प इन द डीपनिंग ऑफ द वैली। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वैलीज है, मान लीजिए यहाँ कोई तो माउंटेन है और यहाँ कोई तो माउंटेन है, तो
तो यहाँ एग्जैक्टली पहला सरफेस ऐसा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ये यहाँ से इरोड होके ये नीचे नीचे चला जाता है और ये रिवर ऐसे बहने चल लगती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, तो इसकी ये किसकी वजह से होता है, प्लंज पुल की वजह से होता है। और ये जो रिवर का जो फ्लो है वो क्या होता है, वैली डीप और डीप होने लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। इनसाइड और एंट्रेंच मिएंडर्स क्या होता है कि मान लीजिए रिवर ऐसे सीधे सीधे फ्लो कर रहे हैं, बट यहाँ सीधे सीधे फ्लो करते हुए क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली इसमें मान लीजिए कोई तो रॉक वगैरह स्ट्रक्चर आ गया कि जिसको वो कट नहीं कर पा रहे, तो रिवर क्या करेगी, उसको कट करने के लिए ऐसे ऐसे मिएंडर करेगी या मूवमेंट करेगी, साइनोसिडल मूवमेंट करेगी। तो इसको ही मिएंडर या एंट्रेंच मिएंडर ऐसे कहते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो वाइड मिएंडर कहाँ हो गए, जब हार्ड रॉक बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक रहेंगे रास्ते के जो रिवर का जो फ्लो का ये है वे, तो उसमें अगर ज़्यादा हार्ड रॉक रहेंगे तो मेंडरिंग होगा उधर रिवर का। नॉर्मली ऑकर्स वेयर देयर इज अ रैपिड कटिंग ऑफ द रिवर बेड सच दैट, तो वहाँ एग्जैक्टली हम पाया जाएगा कि जहाँ क्या हो जाएगा कि एग्जैक्टली दोनों साइड में क्या है, तो दोनों साइड में बहुत उसका क्या है, तो सॉलिड रॉक है कि जो आसानी से कट नहीं सकता है। तो यानी मान लीजिए ये रिवर पकड़ लीजिए और ये रॉक है, तो ये रिवर को कैसे जाना पड़ेगा ऐसे, तो आगे जाके कुछ समय के बाद ये रिवर कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो इसको ही क्या कहते हैं, तो इसको ही मिएंडरिंग ऐसे कहते हैं। तो ये इसकी वजह से साइन्यूस या मिएंडरिंग कोर्स करना पड़ता है रिवर को। तो ये कौन सा एरिया में फाइंड होता है, फ्लड प्लेन के एरिया में, डेल्टा के प्लेन में, कि जहाँ स्ट्रीम क्या होता है, ग्रेडियंट यानी कि जो स्लोप होता है रिवर का तो वो कम हो जाता है और इतना ताकत नहीं होता है रिवर के पास कि वो रॉक को कट कर दे। टेरेसेस क्या है, मान लीजिए ये कोई तो रॉक है और मान लीजिए ये कोई तो रॉक है, माउंटेन है, और यहाँ से मान लीजिए रिवर फ्लो कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो रॉक है, तो ये रॉक थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और ये ये जो रॉक है तो ये भी नीचे चला जाएगा और ये रिवर यहाँ आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि यहाँ टेरे जैसा स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ दोनों साइड में। तो सरफेस मार्किंग द ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड लेवल, तो एग्जैक्टली रिवर जितना ऊपर तक जा सकता है उतने लेवल को क्या करेगा, तो इरोड कर देगा। यानी कि जब इसमें पानी नहीं रहेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो ये स्ट्रक्चर लगभग ऐसे कुछ तो दिखेगा, ऐसे दिखेगा। कि जो एक्चुअली अगर आप पीछे आगे जाएंगे तो एग्जैक्टली मान लीजिए इतना पीछे नहीं दिखेगा, बट यहाँ क्या है आगे इस साइड में आपको बहुत ज़्यादा डीप दिख रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो वर्टिकल इरोजन ऑफ द स्ट्रीम होता है। और ये एग्जैक्टली डिपोजिशनल जो फ्लड प्लेन होता है तो यहाँ हमें दिख सकता है। तो ये जब यहाँ रिवर लेके आएगी और ओवरफ्लो करेगी तो क्या होगा, कभी कभी यहाँ मटेरियल भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ भी ऐसा भी इस केस में भी ये हो सकता है। तो मैं ऑकर एट द सेम एलिवेशन, तो एग्जैक्टली ये जो बाजू वाला जो डिपोजिशन है तो वो सेम प्लेन पे भी हो सकता है, या हो सकता है कि एक फ्लोर कम है और एक फ्लोर ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए इक्वल दोनों साइड में दिख रहा है डिपोजिशन तो इसको पेड टेरेसेस कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों साइड में सेम डिपोजिट नहीं है तो इसको क्या कहते हैं, अनपेड टेरेसेस कहते हैं। पोजिशनल लैंडफॉर्म क्या है, तो जब ये रनिंग वाटर है तो क्या करता है, मान लीजिए माउंटेन से रिवर बह रही है, तो यहाँ ऐसे बहने के बाद ये जो एरिया है तो यहाँ क्या कर रही है, तो रिवर बहुत सारा मटेरियल यहाँ इधर यहाँ से ऐसे फ्लो करते समय यहाँ बहुत सारा मटेरियल क्या जमा कर रही है। तो इसको ही क्या कहते हैं, एल्यूवियल फैन ऐसे कहते हैं माउंटेन के फुट हिल पे। फॉर्म्ड व्हेन द स्ट्रीम्स ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल ब्रेक इनटू द फुट स्लोप प्लेन्स ऑफ लो ग्रेडियंट, यानी कि उसके फुट हिल पे ये हमें एल्यूवियल फैन दिखेगा। वेरी कोर्स लोड इज कैरिड बाय द स्ट्रीम, यानी इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हमें यहाँ दिखेंगे। बाय द स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर द माउंटेनस स्लोप लोड बिकम्स टू हेवी, यानी कि लोड इतना आ गया है रिवर के पास और अभी स्लोप भी क्या है इतना स्टीप नहीं है, तो रिवर के पास इतना ताकत नहीं है कि ये जो बड़े बड़े बोल्डर्स है तो बड़े बड़े बोल्डर्स को आगे डिपॉजिट करे। तो ये रिवर क्या करती है, तो यहाँ यही इनको डिपॉजिट करना चालू करती है। तो इसको ही क्या कहते हैं, तो इसको ही एल्यूवियल फैन ऐसे कहा जाता है। एल्यूवियल फैन का जो भी लोड है वो वही छोड़ा जाता है क्योंकि रिवर के पास इतना ताकत नहीं होता है कि वो उसको आगे लेके जाए। उसके बाद डेल्टास क्या होता है कि जब भी मान लीजिए जो रिवर है तो रिवर मान लीजिए किसी सी के साथ मिल रही है तो उस टाइम पे क्या होता है कि रिवर का जो स्लोप है वो बहुत जेंटल हो जाता है। इसकी वजह से रिवर के पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो जो भी उसके पास जो भी मटेरियल उसने कैरी करके लाया है वो आगे लेके जाए। तो इसलिए क्या करती है वो कि जो माउथ है रिवर का तो वो वही उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट करती है। अगर मान लीजिए रिवर के इतनी साथ ताकत नहीं है कि वो सी में जो भी मटेरियल लाया वो सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सके बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, वो सी के
कोस्टल एरिया है तो वहाँ क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा और उसका स्प्रेडिंग चालू हो जाएगा। द डेल्टाज आर द डिपॉजिट्स आर वेरी वेल सॉर्टेड विद द क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन कंपेयर टू एल्यूवियल फैन। तो एल्यूवियल फैन एंड डेल्टाज ऑलमोस्ट सेम ही कह सकता है, यानी डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल है, बट इस केस में क्या होता है, इसमें बहुत फाइन पार्टिकल आते हैं डेल्टाज में। एंड जो एल्यूवियल फैन होता है, एल्यूवियल फैन में क्या रहता है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। मान लीजिए ये सी है, मान लीजिए ये सी है और ये रिवर आ रही है यहाँ, तो रिवर आ रही है तो क्या कर रहे हैं, रिवर यहाँ डिपॉजिट करने से पहले यहाँ एग्जैक्टली यहाँ बहुत सारा मटेरियल जमा कर रही है, तो इसको ही क्या कहते हैं, तो इसको ही डेल्टा ऐसे कहा जाता है। प्लेन क्या है कि रिवर को मान लीजिए ये रिवर है और रिवर में से मान लीजिए यहाँ ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, तो जब भी रिवर में फ्लड आएगा तो क्या करेगा, रिवर का जो भी मटेरियल है तो इस साइड में डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये जो डिपॉजिट हुआ जो मटेरियल है बाजू के साइड में, तो इसको ही फ्लड प्लेन ऐसा कहा जाता है। तो जनरली फ्लैट एरिया रहता है ये, जनरली फ्लैट एरिया ऑफ अ लैंड नेक्स्ट टू द रिवर, तो रिवर के नेक्स्ट में रहता है। स्ट्रेचेस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द रिवर टू द आउटर एज ऑफ द वैली, तो यानी कि जनरली यहाँ से रिवर के बैंक से लेके इस ये जो आउटर मैक्सिमम एरिया है तो यहाँ तक ये स्प्रेड होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, तो इसमें एग्जैक्टली जो फ्लड प्लेन है इसमें 2 पार्ट होता है। एक फ्लड वे होता है, जो एग्जैक्टली ये रिवर है तो रिवर को ही क्या कहते हैं, फ्लड वे ऐसे कहा जाएगा। जो रिवर का चैनल है इसको फ्लड वे ऐसा कहा जाएगा। और फ्रंट बीच क्या है कि अदर देन रिवर जो भी एग्जैक्टली उसने मिट्टी जो डिपॉजिट किया है इतना एरिया में, हाँ, क्योंकि अंदर वाले ये तो रिवर है, मान लीजिए ये वाला रिवर है और ये जो है तो ये मिट्टी जमा कर रहा है यहाँ, तो ये जो है तो ये फ्लड फ्रिंज, और ये जो है तो ये क्या हो गया, ये हो गया फ्लड वे। तो फ्लड फ्रिंज क्या है, बियॉन्ड द फ्लड वे होता है ये, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर बैंक ऑफ द फ्लड वे टू द ब्लफ लाइन ऑफ द रिवर वैली, यानी कि रिवर कहाँ तक जा सकता है तो उधर तक ये फ्लड फ्रिंज रहेगा। फ्लड प्लेन जो है तो रिवर बेड मेड अप ऑफ रिवर डिपॉजिट इज द एक्टिव फ्लड प्लेन। तो जहाँ मान लीजिए रिवर है, रिवर के बाजू में मान लीजिए यहाँ का ही तो डिपोजिशन ऐसा हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये रीजन क्या हो गया, एक्टिव डिपॉजिट हो गया, ये एक्टिव फ्लड प्लेन कह सकते हैं। एंड द फ्लड प्लेन अबाउ द बैंक इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन, तो ये यहाँ मान लीजिए कोई डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये रीजन को कहेंगे हम इनएक्टिव फ्लड प्लेन। तो इनएक्टिव जो फ्लड प्लेन होता है इसमें फ्लड डिपॉजिट आता है। तो मान लीजिए कई पहले कैसे 2 साल 3 साल पहले अगर मान लीजिए कुछ डिपॉजिट से यहाँ आए रहेंगे लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं तो ये इनएक्टिव में आ जाएंगे। एंड प्लस चैनल डिपॉजिट, तो ये पानी जब इधर इसका पानी जब यहाँ तक आएगा कभी किसी कारणवश तो इसको क्या कहेंगे, इनएक्टिव फ्लड प्लेन कहेंगे। द फ्लड प्लेन इन अ डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन, तो डेल्टा में जितने भी फ्लड प्लेन के बनते हैं, डेल्टा रीजन में जो भी प्लेन बनते हैं या फ्लड प्लेन बनते हैं उसको डेल्टा प्लेन ऐसे कहा जाता है। द फ्लड डिपॉजिट ऑफ द स्पिल्ड वाटर कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल लाइक स्लिट, तो जो फ्लड डिपॉजिट रहता है, फ्लड डिपॉजिट जनरली कैसे रहता है, लाइक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं, लाइक सिल्ट एंड क्ले रहता है फ्लड डिपॉजिट में। तो यानी कि प्लेन बनेंगे, क्या बनेंगे, बहुत अच्छे फाइन पार्टिकल से बनेंगे। तो मिएंडरिंग क्या है, मान लीजिए रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ रिवर मान लीजिए तो मान लीजिए ये रिवर ऐसे कुछ तो फ्लो कर रही है, तो फ्लो करते करते क्या हो गया कि मान लीजिए रिवर का ये हिस्सा मान लीजिए पानी का पीछे ही छूट गया और रिवर मान लीजिए ऐसे ही फ्लो करने लगी, तो ये मान लीजिए कुछ हिस्सा उसका पीछे छूट गया, तो इसको मिएंडर या ऑक्सबो लेक ऐसे कहते हैं, इसको बोलते हैं मिएंडर। जो पैटर्न है रिवर का साइनोसोइडल चलने का, इसको मिएंडर ऐसे कहते हैं। इट इज़ नॉट अ लैंड, मिएंडर इज नॉट अ लैंड फॉर्म बट इट इज़ अ टाइप ऑफ अ चैनल पैटर्न। तो रिवर कैसे फ्लो कर रही है, रिवर लैटरली वर्क ऑन द बैंक, तो यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर क्या करते हैं, रिवर जो भी इरोजनल वर्क है करती है, इरोजनल रिवर डिपॉजिट पुट प्रेशर ऑन द बैंक। तो ये जब भी रिवर फ्लो करेगी तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट से अलग अलग पॉइंट, तो रिवर बैंक पे क्या करेगा, तो प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो है तो ये ज़्यादा टूटकर बड़ा होने लगेगा और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि ये पीछे ही छूट जाएगा और रिवर स्ट्रेट फ्लो करेगी। तो ऑक्सबो लेक क्या है कि यानी कि पहले किसी ज़माने में ये क्या था, रिवर फ्लो का पार्ट था, लेकिन अभी क्या है कि रिवर के साथ अभी फ्लो नहीं हो रहा है। इट इज़ अ मिएंडर दैट इज नो लॉन्गर अटैच टू द रिवर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक ऐसे कहते हैं। तो वाटर हमेशा सीधे जाने की कोशिश करता है जब भी फ्लो करता है, तो सो वाटर फ्लोज ओवर द मिएंडर, तो मिएंडर के ऊपर जितना कम से कम शॉर्टेस्ट रूट है वो वाटर लेने की कोशिश करता है। एज द फ्लड स्टार्ट्स टू गो डाउन the water deposits sediments and covers up the ends of meander making an oxbow lake।
तो जब भी मान लीजिए डिपॉजिट, मान लीजिए कोई रिवर का जो पानी चैनल पीछे छूटेगा तो वो क्या बनाएगा, ऑक्सबो लेक बना देगा। वाटरफॉल क्या है, तो जब भी पानी रिवर का जो भी पानी है, स्ट्रीम का पानी बहुत हाइट से ऊपर से नीचे वर्टिकली नीचे गिरता है तो वाटरफॉल बनाता है। तो जब भी ऐसे होता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत बहुत टाइम पे क्या होता है कि जो सॉफ्ट रॉक होता है, सॉफ्ट रॉक इरोड कर जाता है, इरोड करने के बाद रिवर अचानक से ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको ही हम वाटरफॉल ऐसे कहते हैं। तो इंटरलॉकिंग स्पर कहाँ देखे जाएंगे कि जहाँ एग्जैक्टली जहाँ ऐसे माउंटेन एक दूसरे में फंसे या इंटरलॉक्ड है, तो इस केस में से जब रिवर यहाँ से या मान लीजिए यहाँ से फ्लो करने की कोशिश करेगी तो ये हार्ड रॉक उसको इरोड होने नहीं देंगे और उसको ज़बरदस्ती रिवर जो है तो उसको अपना जो रास्ता है तो रास्ता बदलना पड़ेगा। तो इसको ही इंटरलॉकिंग स्पर्स ऐसे कहा जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रिवर मेंडर भी करेगा एंड उसका जो भी डायरेक्शन है तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो लेवीज क्या है, तो लेवीज होता है जब भी फ्लड आता है तो रिवर के साइड में क्या होता है, रिवर के साइड में कुछ हाइट के मान लीजिए कुछ डिपॉजिट जमा हो जाते हैं, इसको लेवीज ऐसे कहा जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर ये लेवीज अगर जमा हो गए तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक रिवर है तो रिवर को एक स्ट्रेट पाथ मिल जाता है कि कहाँ से फ्लो करना है। तो एग्जैक्टली लेकिन क्या होता है कि जब भी मान लीजिए फ्लड आ गया बहुत ज़्यादा, इस रिवर चैनल में पानी आ गया तो ये क्या हो जाता है, ये इसके ऊपर से फ्लो करना चालू करेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर से अगर फ्लो करना चालू किया तो ये जो लिवीज है वो लिवीज टूट जाएंगे। उस टाइम पे ये जो कंट्रोल है तो जो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में या एक चैनल में जो रिवर फ्लो करता है तो उस टाइम पे नहीं ये फ्लो कर पाएगा। तो ब्रेडेड चैनल क्या है, मान लीजिए जब रिवर बहुत आगे जाने के बाद मान लीजिए उसके पास इतने डिपॉजिट आ गए कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि मान लीजिए बीच में बहुत हार्ड रॉक है। तो रिवर क्या है, मान लीजिए ऐसे ऐसे अलग अलग चैनल में अगर डिवाइड होने लगी तो इसको ही क्या कहते हैं। तो अगर मान लीजिए रिवर के चैनल बिकॉज ऑफ द ऑल दिस डिपॉजिट अगर चैनल में टूटने लगे तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही ब्रेडेड चैनल ऐसे कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, तो बार्स ऑफ सैंड एंड आइलैंड इसका फॉर्मेशन होता है। इवन जो डेल्टाज वगैरह है तो डेल्टाज आर आल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ द ब्रेडेड चैनल्स।